हेलो गाइस। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग आगे। आगे हम लोगों का एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। अब इसे अनदर इसका नेम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था 1914 में और ये एंड हुआ था 1918 में। ओके, इसी के बीच में ऑगस्ट डिक्लेरेशन आया था 1917 में, जिसमें मॉन्टेग्यू ने बोला था कि वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, इसी का रिजल्ट क्या हुआ, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हो गया 1918 में, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना, इसी अगस्त डिक्लेरेशन को आगे अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, इसी पर बेस। ठीक है, इसीलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी। क्या क्या था, तो देखिए एक तो है बाई कैमरलिज्म एट द सेंट्रल लेवल। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बाई कैमरलिज्म होता क्या है। तो देखिए दो टाइप का लेजिस्लेचर होते हैं। ठीक है, हमारे इंडिया में टू टाइप के हैं। एक हमारा होता है लोअर हाउस और एक होता है अपर हाउस। लोअर हाउस मतलब लोकसभा और अपर हाउस मतलब राज्यसभा। तो बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है जहां पर लेजिस्लेचर जो है या कोई रूल बनता है तो वो दो पावर्स रखी गई हैं कि पहले एक्ट यहाँ पास होगा, देन यहाँ पास होगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा। तो बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है पावर्स का डिवीजन, या फिर कह लें दो पावर्स या दो लेजिस्लेचर के डिविजन्स जिससे कि एक्ट पास किए जाते हैं। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तो इसमें बाई कैमरलिज्म रखा गया सेंट्रल लेवल पर। ठीक है, और क्या कहा गया, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। तो कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखने वाले हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या क्या आया था 1919 में और क्या हुआ। बाई कैमरलिज्म को देखिए इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि वेरियस सब्जेक्ट एट द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को सेपरेट कर दिया गया है। दूसरी चीज क्या है, डायरकी इंट्रोड्यूस करी गई थी प्रोविंसेस में। सेंट्रल लेवल पे बाई कैमरलिज्म हुआ और डायरकी हुई प्रोविंसेस के लेवल पर। अब डायरकी का मीन्स क्या होता है, डायरकी मीन्स भी होता है डबल गवर्नमेंट। अब आपको सेम लगेगा बट ये अलग है। डबल गवर्नमेंट मतलब दो क्लास का एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाला और मिनिस्टर वाला। देखिए इन सिंपल वर्ड मैं आपको बताती हूँ, डायरकी का मतलब होता है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितनी भी चीज़ों पर वर्क करना है हमारी कंट्री में, उसका डिवीजन कर देना। कुछ उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स को अलग कर देना जो कि सेंट्रल लेवल पर देखे जाएंगे या ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी, और कुछ सब्जेक्ट्स को ऐसे अलग कर देना कि उसमें इंडियन मिनिस्टर्स भी उन सब्जेक्ट्स को हैंडल करें। तो देखिए डायरकी का क्या है, देखिए मैंने लिख भी रखा है, सेंट्रल सब्जेक्ट्स बना दिए गए और कुछ बना दिए गए प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। ठीक है, सेंट्रल सब्जेक्ट्स वो होते थे जिसमें ऑल इंडिया के सब्जेक्ट्स इंक्लूड थे, 47 थे वो, जो कि मेन सब्जेक्ट है, ऑल इंडिया लेवल पर वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए, उन्हें रखा गया था सेंट्रल सब्जेक्ट्स में। और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को फर्दर डिवाइड किया गया था ट्रांसफर्ड और रिवर्स सब्जेक्ट्स में। ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में जो भी रूल बनते थे उनको बनाते थे गवर्नर और इंडियन मिनिस्टर्स, और रिजर्व सब्जेक्ट्स में वो सारे रूल आते थे जिसमें गवर्नर और एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें कि ब्रिटिशर्स ही इन्वॉल्व होते थे, वो रूल बनाते थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ, एक तो डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को पहली बार अडॉप्ट किया गया, बाई कैमरलिज्म हुआ सेंट्रल लेवल पर, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस बना दिए गए लेजिस्लेचर के। ठीक है, वैसे ये भी है कि आपको ध्यान पता होना चाहिए कि बाई कैमरलिज्म अभी के टाइम पर इंडिया में ओनली 6 स्टेट में है। ठीक है, अब स्टेट लेवल पे भी बाई कैमरलिज्म कैसे होता है, तो ऐसे लेजिस्लेटिव असेंबली है और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल का मतलब होता है विधान परिषद। अब वो 6 स्टेट कौन से होंगे जहां पर बाई कैमरलिज्म है, तो वो है आंध्र प्रदेश, उसी के जैसा तेलंगाना। ठीक है, दोनों सेम याद रखिए आप लोग। बिहार है तो यूपी होगा, और कर्नाटका मध्य प्रदेश। तो इतने ये 6 स्टेट में ही बाई कैमरलिज्म है, और फिर बाकी जगह अब हमारे अदर स्टेट्स में क्या है, तो वहां पर यूनी कैमरलिज्म है। ठीक है,
अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं कि ट्रांसफर और रिजर्व सब्जेक्ट्स की बात हो गई, ठीक है। फिर आ जाता है कि इसी एक्ट के बाद ही साइमन की रिपोर्ट आई थी। देखिए लिखा है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ साइमन। ठीक है, साइमन की चेयरमैनशिप में एक कमीशन बनाया गया जिसमें कि 7 मेंबर्स थे, ठीक है। 7 मेंबर्स का एक कमीशन बनाया गया जिसे साइमन कमीशन कहा गया। अब इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी, साइमन ने भी अपनी रिपोर्ट दी थी कि फिर कैसे कैसे रूल किया जाए, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रखी जाएं, वो सब आगे के एक्ट में है, ठीक है। तो आगे अब हम लोगों का वही एक्ट आ जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो देखिए ये भी कुछ मैंने अलग से नोट करा था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, ठीक है, जो कि अभी हम लोगों ने देखा। फिर 1927 में साइमन कमीशन आया था इसी एक्ट के फर्दर। क्यों आया फर्दर? इसमें जो कमी है क्या उसको चेक करना है, क्या उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या करेक्शन करना है, वो सारी रिपोर्ट साइमन कमीशन में आई। और ये 1927 में बना, बट वो 1928 में आया। और इसी के लिए हम लोग कहते नहीं, हम लोगों ने स्लोगन पढ़ा था, साइमन गो बैक। क्यों ऐसा कहा गया? भाई ये एक्ट तो हम लोगों के लिए ही आया था, लेकिन बस इसकी प्रॉब्लम ये थी कि जितने भी 7 मेंबर्स थे उसमें एक भी इंडियन नहीं था। हमारा एक्ट है, एटलीस्ट एक इंडियन तो होना चाहिए जो इस एक्ट की कमियों को दूर करे, इसीलिए ये स्लोगन आया था साइमन गो बैक का। फिर जब ये तो खैर वापस नहीं गया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1930 में प्रस्तुत भी करी। फिर इसी के फर्दर नेहरू रिपोर्ट और अली जिन्ना के 14 पॉइंट्स, इन सबको मर्ज करके इनका डिस्कशन के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई थी लंदन में। कि कहा गया आप लोग ठीक है, आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम है, ब्रिटिशर्स ने बोला, तो फिर आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन अपना ऐसा बनाइए कि सारे लोग आपसे एग्री करें। तो ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी गई। उसमें से कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ओनली पार्ट लिया था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो रिजल्ट है थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। अब भाई कंक्लूजन तो लास्ट वाले में ही निकलेगा ना, तो जो भी इन सारी चीज़ों का कंक्लूड करके थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसी का रिजल्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास किया गया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हुई। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये लॉन्गेस्ट लेजिस्लेशन एक्ट है, सबसे बड़ा है। यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बनेगा तो बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट की ही उस कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस की गई हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग उसको देखेंगे। अब उसमें और क्या क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया। देखिए लिखा है ना, ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट प्रोविंसेस प्रिंसली स्टेट्स एज यूनिट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर ही प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट को एक यूनिट बना दिया गया। और क्या हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। डायरकी एट द सेंटर, देखिए वहाँ पर बाई कैमरलिज्म था सेंटर लेवल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, लेकिन 1935 में डायरकी सेंटर लेवल पर आ गई और अबॉलिश कर दिया गया प्रोविंसेस से डायरकी को, ठीक है। वो सेंट्रल लेवल पर इंट्रोड्यूस हुई, बट प्रोविंस लेवल पर उसको अबॉलिश कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ना, डायरकी प्रोविंसेस पर आ गई थी, डायरकी सिस्टम ला दिया गया था प्रोविंसेस में, और सेंटर पर बाई कैमरलिज्म था, लेकिन वो हटाकर सेंट्रल लेवल पर डायरकी को रखा गया। और क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जिससे करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करा जा सके कि क्या सिस्टम है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी एस्टैब्लिशमेंट इस एक्ट के अंडर हुआ। फेडरल कोर्ट को सेटअप किया गया था, ठीक है। और पहले बर्मा, जिसको कि अभी हम म्यांमार बोलते हैं, वो इंडिया का पार्ट होता था, बट इस एक्ट के बाद से बर्मा को सेपरेट कर दिया गया था ब्रिटिश इंडिया से, और इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2 प्रोविंसेस का, एक सिंध और एक ओडिशा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाला है। तो इतनी चीजें हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से।
अब आ जाता है इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसमें क्या हुआ, बस डिक्लेयर इंडिया टू बी अ इंडिपेंडेंट एंड सोवरेन स्टेट ऑन 15 अगस्त 1947। ये तो बस बेसिक सा है कि इसके बाद ही हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, और ये इंडिपेंडेंट एक्ट हो गया। तो ये पॉइंट कुछ हम लोगों के रह गए थे। अच्छा, अब देखिए इसी में मैंने कुछ एमसीक्यू देखे थे जो डायरेक्टली, देखिए डायरेक्टली आपके इसी चैप्टर से ही बन रहे हैं। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ये आया है यूपी पीसीएस मेंस में 2011 में। क्या लिखा है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया। डायरेक्ट है, देखिए है ना कि बर्मा अलग हो गया था इंडिया से, किस एक्ट पर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आप लोग घटना चक्र का चैप्टर पढ़ने के बाद ये एमसीक्यू जरूर करा करिए सॉल्व। ओके, फिर कल अब हम लोग इस टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके।